आत्मज्योतिर्नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमस्तुते। हम लोगों के द्वारा ब्लॉक भैंसिया थाना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पीटीए अध्यक्ष बीना चंद्रयान जी और इस संस्था की प्रधानाचार्य प्रीति पंत मैडम और ब्लॉक स्तरीय विज्ञान समन्वय श्री उपाध्याय जी, हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ढेला जी और हमारे सह समन्वयक श्री थापा जी और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे सम्मानित अध्यापकगण और यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रत्येक वर्ष हम लोग विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन करते हैं और विद्यालय स्तर पर भी हम इसकी तैयारी करते हैं और विकासखंड स्तर पर आके अपनी उस तैयारी को प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर स्थान पाते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे छात्र छात्राओं के लिए जो विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का फैक्टर भी है। तो मैं आशा करूंगा कि इस विज्ञान संगोष्ठी के अंतर्गत जो भी टॉपिक आज इस बार का जो महत्वपूर्ण टॉपिक अभी आप लोगों ने बताया कि जो मोटे अनाज जो हमारे अब ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो उसको एक थीम के रूप में रखा गया है। इसका निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है, जहाँ न्यूट्रिशंस की बात करें तो वो भरपूर होते हैं, उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनसे भरपूर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि सारी चीजें कहीं ना कहीं मिक्स चीजें हम लोग खा रहे हैं। अगर दूध पियो तो ऑक्सीटोसिन ले रहे हैं, अगर हम सब्जियां खाते हैं तो देखते हैं कि पूरा पेस्टिसाइड्स ले रहे हैं, और अगर हम अनाज खाते हैं तो कहीं ना कहीं यूरिया ले रहे हैं। तो आज पूरा का पूरा जो हम खा रहे हैं, चीजें ले रहे हैं सुबह से शाम तक, तो हम देख रहे हैं कि उसमें मिलावट की बहुत ज्यादा मात्राएं दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं आज जनसंख्या भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। जहां एक तरफ तकनीकी हमें विकास देती है, अंधाधुंध विकास देती है, लेकिन दूसरी तरफ यही तकनीकी हमें कहीं न कहीं उस विनाश को भी दिखाती है, जो आज से 2-3 वर्ष पूर्व कोरोना महामारी के रूप में उस विनाश को हमने देखा है। तो निश्चित रूप से हमें तकनीकी के
उसके सकारात्मक उपयोग, सकारात्मक कैसे मानव जीवन के लिए तकनीकी का उपयोग हो, उस पर भी हमको चिंतन करने की आवश्यकता है, उस पर भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि विज्ञान ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी आसपास की चीजों पर एक नया इनोवेशन कर सकते हैं, नया इन्वेंशन कर सकते हैं। क्योंकि विज्ञान ही सिखाता है कि हम किस तरह से चीजों में नयापन लाके उसको सामान्य व्यक्ति के, जो समाज के हित में हो, देश के हित में हो, तो उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, वो विज्ञान के द्वारा संभव है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका कई मिसयूज भी है और कई जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि आज एक तरह से वायरस का वॉर भी हो रहा है। कई लोग इस तरह से वायरस का भी डेवलप कर ले रहे हैं कि उसी का उपयोग करके आपके कंप्यूटर को, आपके पूरे सिस्टम को हैक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीजें भी हम लोगों को समय समय पर अपने समाज में, अपने आसपास में देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से आप प्रतिभावान बच्चे हैं, आप इस देश का भविष्य हैं। आज से 10 से 15 साल बाद आप ही लोगों के द्वारा इस देश को लीड करना है, आप ही के अंतर्गत इस देश का संचालन होना है। तो निश्चित रूप से अगर आप इस स्टेज पे आके, इस आयु वर्ग में आके, इन क्लासों में आके चीजों को समझ जाते हैं, विज्ञान को समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति, एक एसेट बन सकते हैं इस देश के लिए। तो हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी चीजें हम लोगों को सिखाई जाती है विद्यालय स्तर पर, तो उसको बहुत गंभीरता से लेकर उसको बहुत अच्छे से हम लोगों को जो है सीखने का प्रयास करना चाहिए। और लेकिन साथ में कुछ अपने स्तर से भी अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत है। जब तक हम अपने स्तर से कोशिश नहीं करते हैं, तब तक फिर हम उस सफलता की ऊंचाई को नहीं छू सकते हैं। तो मेरा यही आप लोगों की शुभकामनाएं भी हैं कि बेटा आप लोग जब भी चीज सोचें तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे तरीके से सोचें। चीजों को अच्छा और बुरा पहचानना आपका एक उम्र के इस दहलीज पे है कि आप यहीं से निर्धारित कर देंगे कि आप देश के विकास में किस तरह का योगदान देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को अब सोचने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं, तब तक हम न तो विज्ञान को समझ पाएंगे, ना ही हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए योगदान दे पाएंगे। तो अगर हम देखें तो सोचना इतना महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि आज हम बल्ब जला रहे हैं, फैन जला रहे हैं, फैन चला रहे हैं। तो ये बल्ब की खोज किसने करी? पहला बल्ब किसने बनाया पता है आप लोगों को? किसने बनाया? थॉमस अल्वा एडिसन। किसने बनाया? थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया ना। क्या एडिसन अगर नहीं सोचता तो क्या बन पाता? क्योंकि उस एडिसन के दिमाग में पहली बार ये विचार आया कि अगर मैं बल्ब बना दूं तो अंधेरे को दूर किया जा सकता है और हम प्रकाश के साथ जीवन जी सकते हैं। एक विचार ही तो था। क्या थॉमस अल्वा एडिसन से पहले कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हुआ? तो उसका एक सोच था। उस सोच पे उसने ऐसा नहीं कि बेटा शाम को सोचा और सुबह बल्ब बना के तैयार कर दिया। उस सोच पे उसने लंबे समय तक काम किया। उस सोच पे उसने इतना मेहनत किया, इतना त्याग किया कि फाइनली आज हम देखते हैं कि एक बटन दबाते हैं तो हमें रोशनी मिलती है। तो ये रोशनी ऐसे नहीं मिली, उस व्यक्ति के त्याग का, उस व्यक्ति के अथक प्रयास का परिणाम है। लेकिन एक बार उसके दिमाग में ये सोच आया कि क्यों न मैं ऐसा एक चीज बना दूं जिससे अंधेरे में रोशनी उत्पन्न हो जाए। तो इस सोच ने उसके अंदर एक प्रेरणा जगाई और उस प्रेरणा ने फाइनली एक ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे क्रांति को जन्म दिया जो आज भी हम देखते हैं कि आज हम चाहे एलईडी की बात करें या अन्य जितने भी हमारे लाइटिंग के जो भी इक्विपमेंट या बल्ब हमें देखते हैं, ठीक है ना, तो वो कहीं न कहीं उस एडिसन की सोच की ही परिणति को दिखाता है। वैसे ही अगर हम न्यूटन की बात करें तो क्या उससे पहले दुनिया में किसी ने, जैसे कहानी पढ़ते ना कि न्यूटन, कोई कहता है कि सेब के बगान में बैठा हुआ था, कोई कहता है कि आम के बगान में बैठा हुआ था। उसने ऊपर से आम को नीचे गिरते हुए देखा तो उसने देखा कि वास्तव में पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई शक्ति है जो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो क्या पहला व्यक्ति ही न्यूटन था जिसने इस गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करी? उससे पहले क्या ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं था जिसने
इसको ऊपर से नीचे गिरते हुए ना देखा हो। हजारों करोड़ों अरबों लोगों ने देखा कि आम जो है पेड़ से नीचे गिर रहा है, लेकिन किसके दिमाग में ये सोच आया? ये आया न्यूटन के, और उसने खोज किया कि वास्तव में इसके अंदर ऐसी क्या शक्ति है। आज भी भूगर्भ विज्ञान में ये एक तरह से शोध का विषय है। हम लोग अगर भूगर्भ शास्त्र में भी पढ़े, ज्योग्राफी में पढ़े, तो कहीं न कहीं इस पृथ्वी के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो ऊपर से चीजों को नीचे की अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अगर न्यूटन एक बार ये सोचता नहीं तो क्या उसे इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता चलता? उसके बाद पता चला कि अच्छा ऐसा किस स्पीड से हम अगर पृथ्वी से कोई वस्तु को फेंकेंगे तो वो वापस नहीं आएगा। ये तो न्यूटन का ही जन्म है ना। न्यूटन ने ही बताया कि भैया सारी चीजें नीचे ही गिरेंगी, तब लोगों ने प्रयास किया, अच्छा इस स्पीड से फेंक रहे तब भी गिर रहा, फिर स्पीड बढ़ाया तब भी गिर रहा, फिर स्पीड बढ़ाया तब भी बढ़ रहा। तो कहीं न कहीं न्यूटन के अंदर एक सोच आया, एक व्यक्ति के अंदर एक सोच आया, और उस व्यक्ति की सोच ने इसको एक क्रांति के रूप में, इसको एक बृहद लेवल पे इनोवेशन के रूप में परिणित किया। तो हमको भी ऐसे सोच की जरूरत है। विज्ञान का अंत नहीं है। अगर हम सोचेंगे तो, अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं ये इनफ है, सारी चीजें अब स्टेबल हो चुकी है, अब हमें कोई अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है, कोई इन्वेंशन की आवश्यकता नहीं है, कोई इनोवेशन की आवश्यकता नहीं है, तो गलत है। हम ह्यूमन है और हमारे पास दिमाग है, और हमारा दिमाग एक सेकंड में कई चीजें सोच सकता है। तो जो नई इन्वेंशन और इनोवेशन की कोई लिमिट नहीं है। जो भी चीजें आप देख रहे हैं कि मोबाइल पहले कैसा हुआ करता था, पहले तो मोबाइल होता ही नहीं था। पहले टेलीफोन होता था, घंटी बजता था, रिसीवर से उसको उठा के बात किया जाता था, वायर के साथ होता था, बिना वायर के नहीं होता था। धीरे धीरे फिर उस पर लोगों ने काम किया, उस पर अनुसंधान किया, उस पर वैज्ञानिकों ने काम किया कि किस तरह से हम इसको एक मानव के साथ, एक समाज के साथ ऐसा फ्रेंडली माहौल में इसको तैयार कर दें कि सभी लोग इसको यूज कर सकें। जब पहला मोबाइल आया तो उसमें आप फोन भी उठाते थे तो इनकमिंग कॉल के लिए भी पैसा आपको देना होता था। तब कहा जाता था कि नहीं ये तो सिर्फ बहुत अमीर लोग ही इस मोबाइल का यूज कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखें कि मोबाइल ने अपने आप में क्रांति ला दी है, कंप्यूटर ने अपने आप में क्रांति ला दी है। नए नए इनोवेशंस इसमें हो रहे हैं, हर रोज नए इनोवेशंस इसमें हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमको भी एक सोच जगाने की जरूरत है, और उस सोच को स्टेबल रखने की जरूरत है, उस सोच पे काम करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं, आपने नोकिया कंपनी का नाम सुना मोबाइल का? कितने लोगों ने सुना? वेरी गुड, ठीक है ना। आज देख रहे हैं नोकिया कंपनी के मोबाइल, नोकिया कंपनी के मोबाइलों की स्थिति अब कितनी खराब हो गई है। जब पूरे विश्व में मोबाइल का युग आया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का युग आया, तो उसमें नोकिया जो थी वो विश्व की सबसे लीडिंग कंपनी थी। नोकिया ने बोला यार कि मैं तो दुनिया में छा गया हूं, मैंने दुनिया में राज कर दिया है इस मोबाइल के माध्यम से, हर देश में, हर घर में मेरा मोबाइल पहुंच गया है। उसको गुरूर हो गया, अहंकार हो गया, और उसने उसमें कोई इनोवेशन नहीं किया। मोबाइल तो चलता रहा उसका, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन या उसने कोई उसमें नई चीजों को ऐड नहीं किया। और आज देख रहे हैं कि आप नोकिया के मोबाइल देखते हैं मार्केट में, आपको नहीं देखते। तो इसका मतलब क्या है? और दूसरा मैं आपको उदाहरण बताऊं, HMT आप लोगों ने नाम सुना? हिंदुस्तान मशीन टूल्स सुना? ये तो हमारे उत्तराखंड में ही है। ये रानीबाग में है ना, हल्द्वानी से पहले कभी हल्द्वानी गए होंगे तो देखा होगा कि HMT ने, मतलब एक समय में ऐसी लीडिंग कंपनी थी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, लेकिन ऐसी लीडिंग कंपनी थी कि उसका जो प्रोडक्शन था वो 1.5 2 साल तक वेटिंग में चलता था। आज हमें HMT की घड़ी चाहिए, मेरी शादी है मान लिया 2 साल बाद, तो मैं 2 साल पहले से ही HMT के घड़ी का डिमांड कर रहा हूँ, 2 साल पहले पैसे दे रहा हूँ, फिर जब हमारी शादी हो रही है 2 साल बाद तब जाके वो घड़ी मिल रही है। तो इतना डिमांड था। हर व्यक्ति HMT का घड़ी पहन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था और अपने आप को यह कहता था कि वास्तव में एक मैं व्यक्ति हूं, ऐसा फील होता था। लेकिन आज HMT का नाम सुनते हैं? नहीं सुनते। दिवालिया हो गई वो,
वो पूरी की पूरी फैक्ट्री दिवालिया हो गई। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार उसने अपने अंदर बदलाव नहीं किया। तो ये ऐसे उदाहरण है बेटा जिससे हमको सीखने की जरूरत है कि हमें समय के अनुसार अपने अंदर बदलाव करने की भी जरूरत है। अगर हम आज कहें कि आज हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते, मोबाइल को यूज नहीं कर पाते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी या समय की गलती नहीं है, बल्कि ये हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है कि जो हम इस टेक्नोलॉजी को अपने अंदर एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ फेमिलियर नहीं हो पा रहे हैं। तो सोच के साथ साथ जिस सोच पे हम लोगों को काम करना है, उस सोच को तराशते भी रहना है, उस सोच पे निरंतर नए इनोवेशंस के प्रयास हमको करते रहने हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और एक सोच, एक खाली एक माचिस की तीली से आग लगा दो तो पूरा जंगल का जंगल सुहा हो जाता है। तो एक चिंगारी, एक सोच अपने अंदर लाने की जरूरत है, क्योंकि हम उम्र के और हम कक्षा के हिसाब से देखें कि ऐसे उम्र के दहलीज में है जहां आज हमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया, निश्चित रूप से अगर उस पर हम सकारात्मक रूप से काम करेंगे तो उस लक्ष्य को हम निश्चित रूप से अचीव करेंगे, उस पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। आज हम बच्चों को देखते हैं कि लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता है। आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। लेकिन बेटा जिस दिन हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया तो उस लक्ष्य पे आपको अनायास चलना ही पड़ेगा। मान लिया जाए मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है, मान लिया जाए मेरा लक्ष्य इंजीनियर बनना है, मान लिया जाए मेरा लक्ष्य एक साइंटिस्ट बनना है, वैज्ञानिक बनना है। एक सोच है मेरे अंदर, एक सोच आई क्योंकि मैंने किसी साइंटिस्ट को देखा तो लगा कि यार मुझे साइंटिस्ट बनना चाहिए। क्या थी ये? एक चिंगारी थी मेरे अंदर, एक सोच थी। अब वो सोच क्या करेगा? या आपने किसी डॉक्टर को देख लिया तो आपके अंदर एक सोच आई कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। एक छोटी सी सोच है, विद इन सेकेंड आपके अंदर आई। अब आपने बोला कि यार मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो निश्चित रूप से अब पता किया जाए कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, इंजीनियर कैसे बना जाता है। ठीक है, आपने सोचा ही नहीं तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? आपने सोचा ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, अच्छा तो इंटर में आपको बायो सब्जेक्ट के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करनी होगी, आपको ये मेडिकल का टेस्ट देना होगा, फिर टेस्ट से जब निकलेंगे तो फिर आपको एमबीबीएस के लिए 5 साल की तैयारी करनी होगी। फिर आप उससे पहले स्टेप में देख रहे कि नहीं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक सोच ने देखो आपको कितना बदलने का प्रयास किया नहीं किया? एक सोच ने दूसरे से सोच को जन्म दिया। बिल्कुल जिस तरह से आप अगर एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं ना तो आप देखते हैं कि क्या करता है वो पत्थर, एक लहर को जन्म देता है और वो लहर दूसरी लहर को जन्म देता है और दूसरी लहर तीसरी लहर को, इस तरह से असंख्य लहरें आती हैं। और जब तक वो लहर उस तालाब के किनारे तक नहीं पहुंचता है तब तक वो लहरों का सिलसिला जारी रहता है। ऐसा ही मानव मस्तिष्क का सोच भी है। अगर हम एक बार किसी चीज को सोचने का प्रयास करते तो हमारे अंदर ये चीजें चलती रहती है और चलती रहती है और निश्चित रूप से ये सोच ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम आज इस विज्ञान संगोष्ठी कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से जो भी हमारा टॉपिक है उस पर तो हम अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम ये भी प्रयास करें कि आज हम यहाँ से एक सोच लेके जाए अपने जीवन के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति एक ऐसी चिंगारी यहाँ से जला के जाए कि आने वाले समय में हम उस पर काम कर सके और उस दिशा पे काम करने के लिए हमारे गुरुजन भी हमारा सहयोग कर सके। तो ये बेटा आज आप इस संगोष्ठी के माध्यम से, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दिल में एक अलग जगह के जाइए और एक चिंगारी लेके जाइए, तो निश्चित रूप से यहाँ आने का कुछ फायदा भी होगा। अन्यथा तो हर साल कार्यक्रम चलते रहते हैं, विज्ञान का भी कार्यक्रम चलता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते हैं, गेम्स का भी चलता है, दुनिया भर के कार्यक्रमों की भरमार है। इन कार्यक्रमों का फायदा तभी है जब हम उसके बारे में सोचें, उसके बारे में विचार करें, उसके बारे में मनन करें। जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे फिर तब तक हमारा जो भी चीजें हम कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। ठीक है ना? तो निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप यहाँ पे अपना श्रेष्ठतम
परिचय देंगे आपके विद्यालयों में जो कि आपके गुरुजन के द्वारा आपको बताया गया है, जो भी सिखाया गया है, उसको यहाँ पर इस मंच के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। तो पुनः मैं इस आयोजन के लिए GGIC प्रधानाचार्य प्रीति मैडम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम रखते हैं, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम रखते हैं, एक बार आपको कहने की देरी रहती है और आपने आज पूरी बड़ी बैरागी के अब राज गिरा फिर आएगा, जब हर कोई इसको खाएगा, जब हर कोई इसको खाएगा। नमस्कार, इंटर कॉलेज बाड़ीछिना के सभागार में उपस्थित हमारे मंचासीन आदरणीय खंड शिक्षा सर महोदया, विद्वान और उपस्थित सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं गीता सुप्याल कक्षा 10 की छात्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आपके समक्ष श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार के विषय पर अपने संक्षिप्त ज्ञान को भाषण के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज से होने वाले स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए श्री अन्न का नाम किया। इसे सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत आज Thank you, sir and ma'am, for giving me this beautiful opportunity. Myself, 50, I study in class 8. My school name is Saraswati Shiksha Mission Junior High School, Naga, Almora. First of all, I want to thank the Uttarakhand government who has given us such a good initiative. And as we know that 2023 is International Year of Millets. So today I discuss about the topic millets are superfood or a diet fad. So in fact, millets are a superfood. I want to put some basic information about millets in front of you. So millets are called nutri-cereals as they are high, rich in nutritional value and can be grown in marginal and less fertile soil and with no or less amount of fertilizers and pesticides. They have been cultivated in India since prehistoric times. And now I want to discuss about the types of millets in front of you. So there are mainly many types of millet, but I will discuss about the 7 types of millet. Pearl millet, bajra. Now I want to discuss about the key points of the bajra. That bajra is called poor man's crop as it is rich in mineral and protein, and it is basically like rich in nutrients, and it can be grown into dry and poor soil. Next is sorghum millet. Example, jowar. Both jowar and bajra are also cultivated in India and as well as in Uttarakhand. And in the ancient times, people used to use millets as their food and fodder for animals. Others are pseudo millet, finger millet, little millet, foxtail millet. And finger millet are rich in calcium as they are beneficial for everyone. Finger millets are ragi. And so now the question arises, why should we use millets? Let's know. As we know, the high nutritional content present in the millets and rich in protein, fiber and micronutrients. And it is also great for the digestive health, beneficial for respiratory health, and also controls diabetes and blood sugar level. It also great for cardiovascular health and heart, protects our heart. And as you know, millets are loaded with antioxidants and good for healthy hair and glowing skin, and these are environment friendly. So now the question arises that millets are a superfood or a diet fad. So millets contains host of micronutrients including calcium, iron, potassium, zinc. And they also take time to get digest in our body, and if we include them in our diet, so it helps us to control the disease called diabetes, and its production is also good for the environment, and as it is the primary grain crop, so its calories content is very low as it is excellent food product for weight loss. So we can say that millets are a superfood and they are good for health of humans. So now I want to discuss about the steps taken by the government of India for millets. In our country, India, there are nutritional related problems seen in adolescents among females. To deal with this problem, India has made
some effort like take steps as solution for the problem, and India has also talked about including millets in the food items. And in this year 2023, as we know that it is celebrating as the International Year of Millets. So, and millets was declared as the nutritious grain by the Ministry of Agriculture in 10th April 2018. So, the India Millets Research Institute (ICAR) states that 7 to 12% of protein, 2 to 5% of fat, and 65 to 75% of carbohydrate, and 15 to 20% of fiber present in the millets. So now the question arises: can we say of millets a balanced diet? So in fact, we can say it as a balanced diet because it contains all the nutrients that essentially nourishes us from inside. And now I want to discuss about the status of millets in the state of Uttarakhand. And according to the information received from the media on 16 February 2023, that Uttarakhand cabinet had approved that Uttarakhand Millet Mission scheme to promote the Uttarakhand traditional millets like Madua that are the millets called ragi, and Rajasthan has the largest production of millets in India. So my entire speech conclusion is that we should tell about the information of millets to every house of Uttarakhand, and how are the millets a superfood and why should we grow them, and take help of Anganwadi centers and schools for this, and government should also encourage these farmers and get some information as much as about it as possible to the farmers. So with this I conclude my speech. Thank you. मीठा कार्ड में पढ़ता हूँ। आज आप लोगों के सम्मुख मैं एक मूल वर्धित पौष्टिक एवं घातकीय आहार के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वर्ष 2023 श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हम मोटा अनाज जो हमारा पहले से ही एक आहार बना था, और जब हरित क्रांति के आने के बाद यह खुलासा दिया गया। इसी को हम श्री अन्न के रूप में जान रहे हैं। ज्वार बाजरा मडुआ आज के समय में सुपर फूड के नाम से प्रचलित है। मोटे अनाज की एक अहम खासियत यह है कि इन्हें खाने से अधिक लंबे समय तक भूख नहीं लगती, और यह वजन कम करने वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। मोटे अनाज धीरे धीरे पचते हैं और धीरे धीरे रक्त में शुगर लेवल को बनाए रखते हैं। अतः ये डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए उत्तम है। यह कम पानी अथवा अधिक तापमान में भी उग जाते हैं। इन्हें कीटनाशक अथवा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती। अगर बाजार में इनकी मांग बढ़ती है तो यह छोटे किसानों के लिए लाभदायक होगा। इन अनाजों के साथ यह समस्या है कि इन्हें पकाने में अधिक समय लगता है और ऊर्जा भी अधिक लगती है। इस कारण भी यह हमारे आहार से दूर है। इनमें उपस्थित एंटी न्यूट्रिएंट्स जैसे पैक्टिक एसिड, टैनियन जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को रोक देते हैं। हमें एक बार मोटे अनाज के
गेहूं और चावल की अपेक्षा अधिक होते हैं। हमें मोटे अनाज को उगाना चाहिए और खाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि यह मोटा अनाज कुछ ही सालों तक प्रचलन में आए और फिर इसकी बात ना हो और लोग इसका उपयोग करना बंद करें। धन्यवाद। सकते हैं। अब बात आती है इनकी विशेषताओं की। तो नंबर 1 विशेषता इसकी कि यह टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे as all you know we are celebrating विज्ञान संगोष्ठी 2023। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत के एक विशेष आग्रह पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज और जैसे इसके प्रकार हो गए मटवा में श्रेष्ठ माना जाता है। ज्वार, बाजरा, मडुआ, मादीरा, रामदाना, कुट्टू आदि फसलें श्री अन्न में शामिल है। आज से कुछ दशकों पूर्व तक श्री अन्न हमारे मुख्य भोजन में The government of India that is an important part of agriculture और इसको हम जेठ में बोते हैं और सौर में खाते हैं। इससे पौष्टिक आहारों में अहम योगदान देता है। ज्वार, बाजरा और रागी को छोड़कर हम अन्य मोटे अनाजों से अनजान हैं। आप शायद ही जानते होंगे कि भारत पहले बड़े पैमाने में मोटे अनाजों का उत्पादक देश रहा है, लेकिन 1965 में हरित क्रांति के बाद बढ़ती हुई आबादी की भूख मिटाने के लिए तो जानने चलते हैं कि श्री अन्न होता क्या है। श्री अन्न को हम मोटा अनाज कहते हैं। इसे सुपर फूड और मल्टीग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना किसानों के लिए बनाई गई है। प्रोत्साहन देश की केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए यह योजना बनाई है। भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा फरवरी 2023 को निर्णय लिया और भारत में मिलेट्स मोटा अनाज प्राचीन काल से ही आहार का हिस्सा रहे, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण मोटे अनाज की आवश्यकता महसूस की है, जिसके कारण गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा का अधिक उत्पादन हुआ।